वेलकम बैक, बहुत स्वागत। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए, समीर चौगांकर साहब, अनंत विजय जी, विजय त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब आपको मैं जरा बिहार इलेक्शन से जुड़ी 2-3 इंटरेस्टिंग खबरें बताता हूं। बिहार में आज वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल कल 60 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की और सासाराम से होकर वो औरंगाबाद अब पहुंच चुके हैं। राहुल अगले 2 हफ्ते बिहार के करीब 50 विधानसभाओं में घूमेंगे। आज यात्रा औरंगाबाद के डबूर, कुटुंबा और देव इलाकों से गुजरेगी और शाम को खालिस पार्क में राहुल गांधी एक जनसभा करेंगे। इससे पहले सासाराम में राहुल गांधी और तेजस्वी ने वोटर लिस्ट और इस वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर खूब हमले किए। साथ ही लालू यादव अपने पुराने रंग में नजर आए और अब तो बेटे भी उनके उन्हीं के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर आपको मैं और दिखा दूं, है तो चला दीजिएगा। जब भी राहुल गांधी बिहार जाते हैं, पिछली बार याद कीजिए गए थे ये अपनी कौन सी थी, भारत जोड़ो यात्रा में, तब भी इनके सारथी बन गए थे तेजस्वी यादव, गाड़ी चला रहे थे। कल भी यही तस्वीर आई, ये राहुल गांधी खड़े हैं मंच पर गाड़ी में, जीप में, और तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील उन्हीं के पास है। जी हाँ, यही खबर बता रहे हैं लोग कि स्टीयरिंग व्हील बिहार का तेजस्वी के पास ही है। पोस्टर में चाहे बड़ी तस्वीर राहुल गांधी की लग जाए, लेकिन गाड़ी कहां जाएगी, कहां रुकेगी, ये तय तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और कल तो एक अजीब बात हो गई, राहुल गांधी के साथ उनके एक साथी ने खेला कर दिया। मुकेश सहनी, कल जब ये जनसभा हो रही थी तो मुकेश सहनी ने भावी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है तेजस्वी यादव को। अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता आई नहीं है महागठबंधन के अंदर। कांग्रेस पार्टी नहीं खुल के स्वीकार कर रही है कि चुनाव हम जीत गए तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के सामने ही इनको भावी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कैसे लालू यादव अब चुनाव में रंग डाल रहे हैं, ये आप जरा देखिए। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो लालू जी जो बोले इसका मतलब समझ ले। मैं तो कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं आती भोजपुरी तो मुझे नहीं समझ में आया क्या बोले। नहीं, ये तो गाना है, अब इसका यहाँ क्या संदर्भ है, और ये मतलब एकदम ही कोई संदर्भ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लालू जी सारी जिंदगी बिना संदर्भ के ऐसे हास्य वाले काम करते हुए इतने बड़े नेता बन गए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, डायलॉग तो सुना दीजिए, क्या बोला था उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। तो ये मतलब एकदम भोजपुरी गाने की लाइन है ये। और ये आमतौर पे मतलब बहुत प्रचलित है, बहुत खूब जम के चलती है, गाना खूब हिट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव उस राजनीति के साथ आज कहीं प्रासंगिक हैं? क्या होना चाहिए? क्या बिहार का वो नौजवान जो 90 के दशक की राजनीति देखकर यहां पहुंचा है, और इस पे संदर्भ हम आनंद जी से थोड़ा लेंगे, तो वो क्या आज उसको कैसा लग रहा होगा? वो लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता हैं, स्वास्थ्य की वजहों से जमानत पर हैं, वो आज बता रहे हैं कि नहीं सारी राजनीति बदलने जा रही है, सब बीजेपी को मार के भगा दो। और वो खड़गे जी भी वही कह रहे थे कि जब तक बीजेपी नहीं जाएगी नहीं ठीक होगा, लालू जी भी वही ठीक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो समय बदल गया है, अब वो वाली राजनीति शायद चल नहीं पाएगी, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं इस उम्र में थोड़ा सा आनंद लोगों को, वो फ्लेवर देने की कोशिश कर रहे हैं वो पुराने वाला। मुझे अभी अच्छा जो बात इन्होंने कही तेजस्वी ने, वोट का मतलब छोट का राज, छोट मतलब पिछड़ी जात। मेरे प्रोड्यूसर साहब बिहार के हैं, उन्होंने किस्सा सुना है। बोले हमारे यहाँ जनसभा एक रैली में आ गए लालू जी, तो कुर्ते के ऊपर बनियान पहने हुए थे। कहने का मतलब यही था कि अब बनियान ऊपर रहेगी, मतलब छोटा ऊपर आएगा, अब राज छोटे का होगा। सिर्फ बनियान तक ही रुक गए थे लालू जी, ये अच्छी बात थी, क्योंकि कपड़े छोटे तो वस्त्र और भी होते हैं शरीर पर। मैं वो कुछ बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कल एनडीए के सब लोग बहुत खुश होंगे। लालू यादव को जितना मंच पर रखेंगे ये लोग, उतना ही फायदा एनडीए का होगा। और ये झुलनिया में धक्का और ये सब जितना तेल पिलाने से लेके और बेमेल बिया कनपटी भर सिंदूर, ये सब जितना लालू जी बोलेंगे, उतना वो 95 से लेके 2005 तक को याद दिलाएंगे, 90 से 2005 तक को याद दिलाएंगे लालू जी। और जितना लालू जी आएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में सौरभ जी अगर आप ध्यान दीजिए तो तेजस्वी यादव ने अपनी एक प्रोग्रेसिव नेता की छवि बनाने की कोशिश की थी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सारे जातियों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब इस चुनाव में उनको लगा कि अपने पिता के राह पर चलकर ही
बिहार में हम राज कर सकते हैं। लिहाजा लालू यादव जी कल 2-2.5 मिनट बोले, बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। उनको चुनाव के लिए इस्तेमाल करना यही राजनीति है। ठीक है, लेकिन जितना लालू यादव आएंगे उतना एनडीए का फायदा। लालू यादव बैगेज है महागठबंधन के लिए, आप कह रहे हैं। एक खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर इस चुनाव का एक अननोन कमोडिटी है, क्योंकि पहला चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, किसका नुकसान करेंगे, सब कयास ही लगा रहे हैं। 3 साल से बिहार में ये यात्रा पर निकले हुए हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को, और वहां इनसे ये पूछा गया कि आपको अगर कुछ सीटें आती हैं तो आप क्या करेंगे, किसी एक और तो जाना पड़ेगा। मान लीजिए हंग असेंबली हो जाए बिहार में, इनको 25 सीट आ जाए, 40 सीट आ जाए, तो क्या करेंगे ये? अब दोबारा चुनाव में जाने के लिए मजबूर करेंगे अपने प्रदेश को, या किसी एक का साथ दे देंगे? इन्होंने कहा 25 सीट अगर मुझे आ गई तो मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं किसी एक पक्ष की ओर नहीं जाऊंगा, ना बीजेपी ना इधर आरजेडी कांग्रेस, या तो अर्श पर या फर्श पर। जब तक मेरी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार नहीं होगी मैं तब तक किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। तो समीर जी, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली है कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं देखूंगा कि किसको समर्थन देना है, जो मेरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बनाएंगे, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा हम उसको देंगे। जैसे रामविलास पासवान के आज एक बार किंग मेकर बन गए थे 29 सीट लेके, तो उन्होंने कह दिया था जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगा उसको मैं समर्थन दूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ तो सरकार नहीं बनी। 2005 में फिर चुनाव हो गए 6 महीने के बाद। तो इस बार बहुत प्रशांत किशोर बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, बहुत ध्यान से रख रहा है। चुनाव के मास्टरमाइंड रहे लड़वाने के, अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा इंटरव्यू में कि भाई 25 सीटें आने पर भी मैं किसी को समर्थन नहीं दूंगा, मैं फिर मेहनत करूंगा और जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब मैं जो ऐसी संभावना बन सकती है? आपको लगता है कि इनकी वजह से हंग असेंबली हो जाए? देखिए बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार वो जिस तरीके से जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं और एक जनता को विकल्प के रूप में वो दे रहे हैं, और जब जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री के रूप में वो अगर तीसरे नंबर पर आते हैं और एक उनको बेहतर विकल्प देखा जा रहा है, तो जो जनता लालू के 15 साल से परेशान रही, जो नीतीश के 20 साल से निराश रही होगी, उन्हें लगता होगा कि कोई विकल्प आना चाहिए, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर एक बेहतर विकल्प के रूप में उनके सामने है। अब मैं उत्तर प्रदेश की आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं विजय जी। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल जो विधायक है उनकी, वो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। पूजा पाल बार बार कह रही हैं कि सदन में अतीक को मिट्टी में मिला देने का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैंने जिक्र किया इसीलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। पूजा पाल ने कहा कि जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी क्या मैं उसे कभी भूल सकती हूं, और जिसने उसको सजा दी अतीक अहमद को, क्या मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगी? और उन्होंने यह भी कहा कि मैं तारीफ आज से नहीं कर रही हूं, तारीफ तो मैं उस दिन से ही कर रही हूं जब से अतीक अहमद पकड़ा गया और मारा गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए मुझ पर यह कार्रवाई की गई, मुझे समझ में नहीं आता। अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या ये बीजेपी ज्वाइन करेंगी। ये पार्टी से निष्कासित होने के बाद इन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। ये हाउस में इन्होंने तारीफ की, 8 घंटे के अंदर ही इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में भी कोई जगह जो है इनको जो है मिल सकती है, पिछड़े समाज से ये आती हैं। तो अब अखिलेश यादव पर ये आरोप लग रहे हैं कि एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को, एक गैंगस्टर की पीड़ित परिवार के व्यक्ति को, बहू को, उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। तो पीडीए का क्या होगा विजय जी? पीडीए पर तो बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी इस पर पूजा पाल पर ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। त्रिपाठी जी के शहर की भी है ना? हाँ, उनके शहर की है। शहर की नहीं देखिए, पूजा पाल तो वैसे भी मजबूरी में बनी नेता है। पूजा पाल कोई नेता तो थी नहीं, वो तो राजू पाल से प्रेम हुआ और राजू की हत्या हो गई, उसके बाद ये मजबूरी में नेता बनी। लेकिन अब इसको जरा समझिए जो घटनाक्रम हुआ, और मैं मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव जी के सलाहकार कौन हैं। अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात पर, योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा पर उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत पहले से चल रहा था, राज्यसभा चुनाव जो महीनों पहले, मतलब साल सवा साल पहले की बात है जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इनका इस्तेमाल करेगी। कई भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ताओं के संपर्क में बहुत पहले से है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इनका जो उपयोग है वो मूल रूप से क्या उपयोग हो सकता है, जो ये बार बार कहते हैं पीडीए, वो पीडीए गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त होगा। पाल समाज के बीच में जब पूजा पाल खड़ी होकर कहेंगी कि भाई हमारे साथ ये बर्ताव हुआ, और अखिलेश यादव ने कम लोग को ध्यान में होकर रस्मी तौर पर वो अभी पाल साहब का जिक्र प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा है,
एक पाल को। पाल को ही। लेकिन अगर पूजा पाल निकल कर ये बात कहेंगी तो जो रही सही भी उनके लिए कितनी मुश्किल है। और भाजपा इनका राजनीतिक लेकिन इस्तेमाल आप करने जरा जा रही है। अखिलेश यादव की तरफ से सोचिएगा जरा, और ये सोचिए कि मान लीजिए बीजेपी की सांसद, बीजेपी की विधायक होती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, उनकी तारीफ कर रही होती। इन्हीं शब्दों में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इन्होंने असेंबली में जो बोला, तो क्या बीजेपी इन पर कार्रवाई नहीं करती? तो क्यों हम इल्जाम दें अखिलेश क्रॉस यादव वोटिंग को? भी केस सुनिए ना, राज्यसभा चुनाव में। हाँ, अभी इन्होंने बोला जो, मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई, किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया है। उनकी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, मैं इसका समर्थन करती हूं। फिर आगे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी ने मुझे न्याय दिलाया है, आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। समाजवादी पार्टी की विधायक कहे कि पूरा प्रदेश विश्वास से देख रहा है सीएम को, तो क्या करेंगे उनकी पार्टी के अध्यक्ष? ये उन्होंने तब कहा जब पूरा विश्वास सीएम साहब का पूजा पाल पर हो गया। अब इसको भी तो समझिए ना, जब पूरा रास्ता बन गया है, गैलरी से वहां तक पहुंच गए हैं वो सीएम रेजिडेंस तक शाम तक मिलने के लिए, तो ये तय हो गया था कि भाई उनको बीजेपी में जाना है। तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और आपने जैसे पहले कहा, बीजेपी की भी यदि कोई होता और अखिलेश जी की सरकार होती तो नतीजा यही होता। राजस्थान में किया ना सर, राजस्थान चुनाव में। हाँ, तो बीजेपी इसलिए के कोई विधायक ने क्रॉस असामान्य वोटिंग घटना निकाल जैसी दिया। नहीं है, लेकिन उनको भी एक चाहिए पाल, वहां पर कोई समाज का है नहीं योगी साहब के पास, तो उसमें भी उनको मदद मिल जाएगी। और अतीक पर बोल रहे थे एक जगदम्बिका एजेंडा, एजेंडा जो है नहीं यूपी सरकार के एजेंडा। दूसरा पाल राजपूत है। अच्छा, राजपूत है। अच्छा, और तो इसलिए वो इसमें कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। लेकिन जैसे अभी त्रिपाठी जी आपने कहा भाई जिक्र किया- भाषण तब हुआ है जब सारी फील्डिंग हो चुकी थी। फील्डिंग हो चुकी है। ओके, आगे अगली खबर। और इसमें कोई ये- आपत्ति वाली भी बात नहीं, ठीक है, वो तो तारीफ एक करेंगे। इंटरेस्टिंग खबर सर आपको दे रहा हूं। आज संसद तो चली नहीं। संसद में आज शुभांशु शुक्ला, हमारे एयरफोर्स के अफसर जो अभी स्पेस से लौटे हैं, उनकी ऐतिहासिक कामयाबी, इसरो की कामयाबी, इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया, कार्रवाई नहीं हुई और इनकी चर्चा में वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। तो शशि थरूर साहब की खबर मैं आपको दे रहा हूं। अब थरूर साहब कहां हैं अभी आजकल, ये तो सस्पेंस है ही। कांग्रेस में है सर। ना ना, आप बता दीजिएगा। आप ये पढ़ रहा हूं, इसके बाद बता दीजिएगा। उन्होंने, क्योंकि चर्चा नहीं हुई, एक तो अपोजिशन को इस विषय पर तो थोड़ी देर रुक ही जाते, चर्चा में भाग ले लेते, क्या हो जाता है। भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है ये। लेकिन खैर वो उन्होंने वॉकआउट कर दिया, इस पर चर्चा नहीं हो पाई। तो शशि थरूर साहब ने लिखा, लाइन पहली, एक उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और वो जैसी भाषा बोलते हैं, और अब तो कैरेक्टर की भी कमी नहीं रही छोड़ी है ट्विटर ने, तो जितने लंबे और जितने जटिल भाषा के साथ वो लिख सकते थे लिखा। 3 ट्वीट और शुरुआत है, सिंस द ऑपोजिशन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल डिस्कशन, क्योंकि विपक्ष इस चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये बात यहां कह रहा हूं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि मैं तो वहां कहना चाहता था ये बातें, लेकिन जब ऑपोजिशन ने वहां बॉयकॉट कर दिया है तो मुझे यहां कहना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने मतलब बड़े बड़े शब्दों में तारीफ की। लिखा। देखिए, अब ये तो भाई एक मर्यादित कांग्रेसी ही ऐसा कर सकता है ना, कि वो दिल में लेके कुछ गया था, अब पार्टी ने निर्णय ले लिया कि हमको लेकिन चर्चा नहीं करनी। आपने भी मर्यादित कांग्रेसी, मतलब जो शशि जी के साथ नहीं हुआ मर्यादित कांग्रेसी है। नहीं, मैं शशि जी के साथ समय, राहुल जी शशि जी के साथ हैं, देखिए बोलने का मौका दे रहे थे उनको ऑपरेशन सिंदूर पर, वो तो शशि ने मना कर दिया भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अब क्या करे बताइए, किसी की पार्टी अगर किसी की भावनाओं को व्यक्त करने का मंच उपलब्ध नहीं कराएगी, तो जो मंच उपलब्ध है वहां उनकी भावना व्यक्त हो जाएगी। भावना तो व्यक्त होने नहीं, वो के ये लिए कहे बगैर भी तो भावना व्यक्त कर सकते थे ना कि भाई मेरी पार्टी बॉयकॉट कर रही है। नहीं, उन्होंने कहा कि चूंकि अपोजिशन ने बॉयकॉट कर संदर्भ रही तो है रखना यहाँ, पड़ेगा। इसलिए ये स्थिति तो बतानी पड़ेगी। पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी बोल देगा। और ये जो लिखा उन्होंने, ये कांग्रेसियों को चुनौती के तौर पर पढ़ना चाहिए। शशि थरूर वैसे भी भावना प्रधान है सर, बहुत भावना प्रधान आदमी है। ना आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने टिप्पणी की है शशि ने, 3 खंडों में जो टिप्पणी इनके दिखा रहे हैं आप, इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ के समझना भी पड़ेगा किसी को। ऐसे पहले लाइन पढ़ लेने के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। इसमें बहुत नुआंस्ड टिप्पणी है ये। ठीक, बिल्कुल, और लोडेड भी है, बिल्कुल। अगली खबर अब थोड़ी आपको मैं इंटरनेशनल बड़ी खबरें देता हूं। पहले पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान का मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर जानता है कि मजहब के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को कैसे चूना लगाना है, लिहाजा वो इस राह पर बड़ी तेजी से चल पड़ा है। ब्रसेल्स में, अभी वो अमेरिका से लौट रहा है, अभी 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पे गए थे ये। वहां से वापस ही लौटते हुए ब्रसेल्स में इन्होंने रुककर एक स्टॉप ओवर लिया और वहां इन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा सौंपा है और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने मुल्क की ऊपर कुर्बान होने की है, शहादत मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अब ये व्यक्ति कितना चालाक है, आप इस बात को समझिए। अब इन्होंने ऐसा इसको अल्लाह से जोड़कर, धर्म से जोड़कर, दीन से जोड़कर
अपने आप को पूरे पाकिस्तान की नजरों में जैसे एक अल्लाह का नुमाइंदा बता दिया पाकिस्तान के लिए, कि मतलब मैं जहां पर हूं ये तो अल्लाह की मर्जी है, आप लोग कौन होते हैं मुझे यहां से हटाने वाले। इसीलिए इन्होंने फील्ड मार्शल भी खुद को बनवा लिया, क्योंकि फील्ड मार्शल लाइफ लॉन्ग रैंक होती है। अब इसके अलावा उन्होंने और जो बातें कही, इनकी आजकल अफगानिस्तान से नहीं बन रही है, तो इन्होंने बस जिक्र किया कि हमारे एहसान भूल गया अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलकर हमारे साथ साजिश कर रहा है, और ये दोनों मुल्क जो हैं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे यहाँ कर रहे हैं मिलकर, और अगर इन्होंने हमारे यहाँ तालिबान को भेजने की साजिश की, तालिबान की सरकार ने, तो हम उस पर भी हमला करेंगे और भारत पर भी हमला करेंगे। ये भी इन्होंने इसमें कीदड़ भपकी दी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जहां हूं यहीं ठीक हूं, मुझे पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनना है। आपको मालूम है खबरें बड़ी तेजी से उड़ी थी पाकिस्तान में, तो इन्होंने कहा कि ये खबरें वो लोग उड़ा रहे हैं जो पाकिस्तान की हितैषी नहीं है, तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं इस रोल के अलावा किसी और सिविलियन रोल में जाऊं। तो ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी है। सर वैसे एक जोक भी मारा इन्होंने कहा 5 से 10 साल में पाकिस्तान एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा और हाँ, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल है, तेल बहुत है, तो हम बहुत तेल निकालेंगे। तेल ही निकालेंगे सर। अक्सर मैं कहता हूँ ना ये बात की, वो एक कहावत मुझे हमेशा याद आती है कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े हो तो फीके क्यों। ठीक है ना, मुनीर साहब बोल रहे हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो खुद भी जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इस बात का जवाब देने की भी क्या ज़रूरत है कि वो जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, सारी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। और पाकिस्तान का जो हाल है, कुर्बानी का मौका अल्लाह चाहेगा तो उनको जल्दी मिलेगा। हाँ, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, कुर्बानी कोई ख़राब चीज़ तो नहीं होती है, वो कर रहे हैं, और वतन के लिए कुर्बान होना तो एक बड़ी बात है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब मुनीर साहब का जो पूरा वो था ना चमत्कारिक चेहरा, वो ख़त्म हो रहा है। केवल अभी वो ट्रंप साहब का जो बैटरी है उससे ऑपरेट कर रहे हैं कि कितने दिन तक उनकी ऑपरेटेड, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, केवल उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग भी इसीलिए चुप बैठे हुए हैं कि भाई वहाँ से ये बैटरी चल रही है, जब तक गाड़ी चलती है जब तक वो है ना। ये आदमी बड़ी क्लेवरली रिलीजन को इस्तेमाल करता है सर, जैसे इस रिलीजन की वजह से इंटरव्यू में लिखा है कि बात पर इन्होंने जो है कुरान को कोट किया, तो ये कहना मुझे अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा दिया, मुझे प्रोटेक्टर बनाया। खिताब मिला है उनको, हाफिज कुरान का खिताब मिला है, पूरे कुरान कंटेस्ट है इनको, और हाफिज कुरान का खिताब लिए हुए सेना प्रमुख बने हैं। और वो खुल के कहते हैं कि भाई राजनीति और धर्म अलग नहीं है, धर्म की हिफाजत के लिए सेना को तैयार रहना है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये धर्म का इस्तेमाल करके और ये कह के कि अल्लाह ने मुझे बनाया है, उसी से तो मजबूत हो रहे हैं लगातार। ये रिलीजियस सैंक्शन चाह रहा है क्या अपने देशवासियों से? रिलीजियस सैंक्शन चाह रहे हैं वो, बिल्कुल ठीक बात है, और उसी से उनको ताकत मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल सैंक्शन वो तो है नहीं उनके पास, सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट तो है नहीं ना। तो एक रिलीजियस सैंक्शन से, और वो मुल्क भी ऐसा है कि जहां पर अभी केवल काम ही मजहब से चल रहा है, उससे चल रहा है, पॉलिटिक्स तो वहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी मदद मिल सकती है इसको। ठीक है, चलिए अगली खबर जुड़ी हुई है चाइना से। ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब के बीच भारत और चीन के रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं, और क्या भारत और चीन ट्रंप का घमंड चूर चूर करने के लिए एक होंगे? चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत में होंगे, वो देर शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे, कल प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई में चीन में होंगे, एससीओ समिट के अंदर होंगे। तो अब उससे पहले इनका यहां आना ये बड़ा मायने रखता है, ये एक बड़ी पावरफुल शख्सियत है चाइना के अंदर, इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं। और अब हमारा गलवान घाटी में जो हुआ, बॉर्डर को लेकर इनके साथ जो झगड़ा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान की मदद की, इस सब के बावजूद दोनों देशों के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, और एक के बाद एक ऐसे इंक्रीमेंटल स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं जो ये दिखाता है कि संबंध अच्छे हैं। मानसरोवर यात्रा खुल गई, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही हैं, ट्रेड पर जो कुछ बैरियर्स लगे हुए थे वो धीरे धीरे वो भी टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में त्रिपाठी जी ये विजिट? नहीं, ये बहुत मतलब एक तरह से कहें कि अभी की स्थितियों में दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम सिर्फ ये न माने कि भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, चीन को भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि एक तरह से ठीक है, क्योंकि हमारा और चीन का रिश्ता ऐसा रहा, चीन बहुत धोखेबाज बेईमान रहा है, हमेशा उसने रिश्ते खराब किए हैं, हर बार हमने भरोसा किया उसने पीठ में छुरा घोंप दिया है, इसलिए मुश्किल हो रही। लेकिन अमेरिका की या वेस्टर्न वर्ल्ड की वो जो डोमिनेटिंग पॉलिसीज हैं उसका शिकार दोनों हैं, चीन भी है और भारत भी है। चीन पहले से 2 दशक तक उसने एक तरह से कहें उसको एडवांटेज मिल गया, उसको लाभ मिल गया है, जब हमारे देश की सरकारें सो रही थी तो वो लाभ की स्थिति में इसलिए बड़ी इकोनॉमी हो चुका है। लेकिन आज अमेरिका और यूरोप
वो भारत और चीन दोनों को ट्रेड के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर तोड़ना चाहते हैं। असली बात यह है। और अगर ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो लगभग 350 करोड़, ये छोटी संख्या नहीं होती, 142 करोड़ हमारे यहां, लगभग इससे ऊपर इतना ही, लगभग दोनों एक बराबर के देश हैं, तो उतनी बड़ी जनसंख्या, उतना बड़ा बाजार, दोनों की जो डिफेंस की पावर है, दोनों का जो दुनिया में प्रभुत्व है, और एक तरह से दोनों एक एक धुरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये अगर हम उसको यूं कहें कि जो कालखंड बदलने वाली बात है, अगर ये दोनों सही से रहे तो शायद कालखंड बदलता हुआ दिखेगा। वैसे इनका जो आना है ऑफिशियली, उसकी वजह यह है कि ये बॉर्डर टॉक्स के लिए चाइना के रिप्रेजेंटेटिव है। हमारी तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं तो इसलिए मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये, हर बार कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, इसलिए ये इस विजिट को जो है और किसी और इंपॉर्टेंट निगाह से देखा जा रहा है। कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए कि भूल गए, अभी तो वाइस आर्मी चीफ ने बोला था कि इन्होंने पाकिस्तान की कैसे मदद की थी 2 महीने मई में ऑपरेशन सिंदूर में, आज आप इनको होस्ट कर रहे हैं आनंद जी। कांग्रेस पार्टी पर मैं आऊं, इसके पहले एक और छोटा सा मैंने यहीं से देखा अभी कि वो प्रधानमंत्री से उनके आवास पर जाके मिल रहे हैं। हाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आमतौर पर ऐसी बैठकें हैदराबाद हाउस में या विदेश मंत्रालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय में होती है, लेकिन प्रधानमंत्री उनको अपने आवास पर होस्ट कर रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस से हम तो ये अपेक्षा ही नहीं कर सकते। वैसे हर्षवर्धन जी ने बताया है कि चीन हमेशा से धोखेबाज रहा है, धोखा देता रहा, हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर अभी तक का उसका इतिहास यही रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को करीब लाने का दिखावा, आपने बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया था अभी कि कुछ इंक्रीमेंटल ऐसा हो रहा है। तो ये जो इंक्रीमेंटल है, यही उसका उत्तर है जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आप अमेरिका को कुछ संदेश देना चाहते हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ संदेश देना चाहते हो कि हम और चीन अगर साथ आ गए तो आप लोगों को मुश्किल होने वाली है। सर, आप जल्दी से एक लाइन जोड़ दूं मैं कि इंक्रीमेंटल बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है भारत के रेफरेंस में, लेकिन चीन की एससीओ समिट और ट्रंप की चीन से डील के बाद इस पर बात करनी चाहिए हमें कि कैसे रिश्ते हैं। ओके, अब मैं आपको ट्रंप की खबर बता देता हूं। आज पुतिन से मुलाकात करने के बाद ज़ेलेंस्की से मिलेंगे व्हाइट हाउस में ट्रंप, और उससे जुड़ी कुछ और खबरें भी आ रही हैं। एक्चुअली अब ये लग रहा है कि इनको कोई प्रपोजल दिया है पुतिन ने, और वो प्रपोजल ये लेकर के अब ज़ेलेंस्की के पास जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और यूरोप के जो देश हैं उनके नेता भी आज इस मीटिंग में जो है वो शामिल होंगे। यूके के पीएम कीर स्टारमर, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज, फिनलैंड के भी नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, नेटो चीफ मार्क रूट, यूरोपियन कमीशन की चीफ प्रेस उर्सुला वॉन डेर, ये सारे लोग होंगे आज व्हाइट हाउस के अंदर। तो मतलब आपने पूरा यूरोप बुला लिया वहां पर, तो इसका मतलब कोई बहुत कॉन्क्रीट प्रपोजल पर आज आप बात करने वाले, क्या खबर है समीर जी? निश्चित रूप से जिस तरह से अलास्का में मीटिंग हुई थी ट्रंप की और पुतिन की, उसमें पुतिन ने जो शायद प्रस्ताव दिया था जिसमें जो खबर आई थी कि भाई जो पश्चिमी यूक्रेन का जो एरिया, जो 4 प्रांत है जो मेरे कब्जे में, वो उसको मान्यता दी जाए। इसके बाद ये कहा गया था कि भाई नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, उसका सैनिकीकरण नहीं होगा, पश्चिमी देश को बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। 25 लाख करोड़ रुपए के जो बॉन्ड, यूरोपियन रूस के बॉन्ड जो कब्जा कर लिया, उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो ट्रंप ने कई बातें मानी है, और शायद जो ट्रंप ने ये कहा है कि भाई हो सकता है कि जो आपका 4 प्रांतों में कब्जे का दावा, उसमें से एक आध प्रांत आपको मिल सकता है, और नाटो में न शामिल करने का लगभग सहमति ट्रंप ने दे दी है। और ट्रंप को रास्ता निकाल रहे कि कुछ बात पुतिन की मान ली जाए, कुछ यूक्रेन के राष्ट्रपति की मान ली जाए, दोनों को बिठा के किसी अब मतलब ये नेटो में हम इनको नहीं लेंगे, ये बात साफ हो क्लियर हो गया कि नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा। सारे लीडर्स के साथ बातचीत का मतलब ये है ना कि इसका कैसे रास्ता अब कोई फाइनल सोल्यूशन निकाला जाए इसका। तो ये बड़ी खबर है आज की, देखिए इस पर क्या अपडेट आता है आज।